बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे साथी हैं, रजी ताहिर साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से। वो एनसीआईए ने केस बनाया हुआ था, एफआईए ने उनको गिरफ्तार किया है और ये बड़ी सख्त ज्यादती है। यानी यहां पे पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म करना एक बड़ी मुश्किल तरीन चीज बना दिया गया है। रजी ताहिर वो जर्नलिस्ट हैं जिसने तमाम सहाफियों के लिए आवाज उठाई। कभी भी किसी भी सहाफी के खिलाफ कोई जुल्म हुआ या जबर हुआ, जो सबसे पहले प्रेस क्लब पहुंचे, जो लोग, जिन लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई, जिन लोगों ने सबसे पहले सहाफियों के हक के अंदर आगे बढ़ के, और बगैर इस बात के कि इस सहाफी का नुक्ता नजर क्या है या इसका पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है या ये किस सिमत में इसका रुझान है, इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा रजी ताहिर ने और उनकी टीम ने, उनके दोस्तों ने, इन सब ने मिलकर आवाज उठाई। मेरे लिए भी आवाज उठाई, बाकी दोस्तों के लिए भी आवाज उठाई और सफे अव्वल में रहे हमेशा। तो आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सबसे गुजारिश है कि रजी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाए, इस जुल्म के खिलाफ जोरदार तरीके से बोले, क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि बारी बारी सबकी बारी, तो अब रजी ताहिर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कई मरतबा अपने वीलॉग्स में इनका नाम लिया, इसलिए कि इनकी दी हुई खबरों से मैंने बाज़ औक़ात अपनी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पर जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी। ना सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 में अभी जो जंग हुई उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया था। तो बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इनके। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे सहाफी को इस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया जमानत कैंसिल करके। अहमद फरहाद साहब को ढूंढ रहे थे जनाब, अब पता चला है कि वो बाग सिटी पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली है और उनकी फैमिली ने मुझे आगाह किया। पहले उनकी फैमिली ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि अहमद फरहाद साहब कहां हैं, उनकी गुमशुदगी के बारे में पता चल रहा था। फिर अब कम से कम ये हमें आइडिया हो गया है कि वो कहां मौजूद है और किसने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो बाग सिटी पुलिस स्टेशन में अहमद फरहाद साहब मौजूद हैं। जल्द अज जल्द उनकी रिहाई होनी चाहिए। सबको इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। इस दौर में फस्तायत के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं और लगातार रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम साहिबा मिलने गई इमरान खान साहब को दोबारा जेल में, और दोबारा जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात अलीमा खानम से और बाकी दो बहनों से नहीं करवाएगी। इमरान खान साहब की मुलाकातें अब बहुत लंबा अरसा हो गया तब से बंद है। इस मौके पे अलीमा खानम ने वहां पे उन्होंने अलामती धरना भी दिया और कुछ बयानात दिए। वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल हरकत की है, उनके बच्चे और फैमिलीज ये याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस डोगर है ना, उनके बच्चे उनसे ये सवाल जरूर करें, आप हमारे भाइयों की तरह हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, आप लोग भी खानदानी लोग होंगे, लेकिन अपने बाप से आप लोग पूछें जरूर कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या ये इंसाफ है और कानून है। एक तो 15वें नंबर से आपके अब्बा जी को उठा के लाके लगा दिया गया यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और लगाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो अगर आ ही गए हैं तो इंसाफ करें ना। आप अपने वालिद से पूछें कि 1.5 साल हो गया उन्होंने इमरान खान का, जो कौम का सबसे मकबूल लीडर है, उसका केस क्यों नहीं लगने दिया। अपने वालिद से पूछें कि वो क्यों रोड़े अटकाते हैं। अपने वालिद से पूछें कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं मिल रहे। ये आपके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। आपके वालिद को क़यामत वाले दिन ये सारा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपने वालिद को रोकिए, इस दलदल में जाने से रोकिए। वो कैसे जवाब देंगे इतने सारे लोग जब क़यामत वाले दिन उनका गिरबान पकड़ लेंगे। तो उनके बच्चों से, बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो जो जज साहिबान ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट जुल्म कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले, जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो भी गलत कर रहा है, उनके घर में फैमिलीज तो है ना, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो उनसे पूछें, उनको रोकें कि ये जुल्म बंद कर दो। आप ये दौलत कमा के, ये नाम, ये शोहरत कमा के आप साथ अपने कब्र में नहीं लेकर जा सकेंगे। वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाएं। आप इस दुनिया में चंद दिन की खुशी के लिए ये अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे और फिर जवाब कैसे देंगे। बहरहाल ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है जज साहब के बारे में। फिर उन्होंने कहा जी हैरान कुन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। जेल वाले इमरान खान से कहते हैं सेल की चाबी गुम हो गई है, पंखा और बिजली भी बंद कर दी जाती है और इमरान खान साहब सेल के अंदर बंद रहते हैं। यानी जब कई दिन तक इमरान खान साहब को सेल के अंदर रखा गया था तो यह भी कहा गया था कि जेल की चाबी हमारी सेल की गुम हो गई, लिहाजा हम इस सेल को खोल नहीं सकते।
और एक आदमी जो साबिक वजीर आजम है उसे एक तंदूर जैसे सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। ये हालात भी इमरान खान साहब ने देखे हैं, लेकिन आफरीन है उस आदमी के ऊपर कि वो टूटा नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, और मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को जिस सेल में इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, वहां पे आसिम मुनीर को या फैज हमीद को या जनरल बाजवा को आप 5 दिन रख लेना तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे। आप 5 दिन इन्हें वहां पे रख लेना। जनरल नदीम अंजुम को मैं चैलेंज करता हूं, 2 साबिक जो डीजी आईएसआई है या 2 जो आर्मी चीफ हैं, एक आसिम मुनीर और जनरल बाजवा, एक नदीम अंजुम और एक फैज हमीद, इन चारों में से आप किसी को भी 5 दिन के लिए इमरान खान वाली कैद में रखें ना, कैद तन्हाई, दुनिया से कट ऑफ, और ऐसे अकेला सेल के अंदर डाल दें, बिजली बंद कर दें और इस तरीके की हरकत इमरान खान के साथ करें तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे, टकरे मारेंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान की बर्दाश्त को आफरीन है, वो आदमी कौम के लिए कितनी मार खा रहा है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 4 अक्टूबर से इमरान खान साहब को सख्त कैद तन्हाई में रखा गया, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, बिजली भी बंद कर दी जाती है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये अलीमा खानम ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन सारे आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर और आई है, और यह खबर है कश्मीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, जो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान था बल्ला तहरीक इंसाफ का, वो उनसे काजी फायज ईसा ने छीन लिया था। तब से लेकर अब तक किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब आजाद कश्मीर में पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद बहार की सरबराही में तमाम जो कायम लार्जर बेंच ने इस अहम फैसले पर अहकाम जारी किए। यह रिट पटिशन सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर और साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी ने दायर की थी, जिस पर अदालत ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ की सियासी रुकनियत और रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर और हुकूमत आजाद कश्मीर को अदालत में तलबी और इस पूरे मामले पर तफसीली वजाहत पेश करने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ये करता है या नहीं करता, इसका फैसला तो वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब ने करना है। यानी इलेक्शन कमीशन तो वही करेगा ना जो उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह देगी, और आजकल वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब हैं, ये पहले यहां पे हुआ करते थे, ये इलेक्शन यहां वाला भुगता के गए हुए हैं जो पंजाब वाला, तो अब ये चले गए हैं वहां पे सेक्टर कमांडर के तौर पर आजाद कश्मीर में। अदालत ने तो फैसला दे दिया, बल्ला मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग बात है, और बहुत कम इम्कान है कि बल्ला मिलेगा। अगर बल्ला मिल भी गया तो इलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद कश्मीर में आजाद इलेक्शन नहीं होगा। वहां पे जो है वो एक 2 नंबर इलेक्शन करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अवामी उमंगों के खिलाफ वहां पे एक कठपुतली सरकार बनाई जाए, जैसी कठपुतली सरकार हमेशा बनाई जाती है। यानी बिलावल ने एक दिन वो स्टेटमेंट दिया सिर्फ कि ये 12 नशिस्तें जो हैं इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी ये जो 12 बंदे हैं इनका फैसला भी आजाद कश्मीर के वोटों से होना चाहिए और इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट करने। आपने मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी करनी है तो ठीक है, आप कर लें। आप मुहाजिरीन के अंदर से बंदे चुन लें। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ जगहों से आपने कश्मीरी लेने हैं जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए हुए हैं। हम भी वहीं से आए हुए हैं हिजरत करके। अगर आपने यहां से लेने हैं एमएलए तो आप लें, लेकिन आप उनका इलेक्शन 2 नंबर तरीके से ना करवाएं, कठपुतलियां ना लेकर आए, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाएं वो अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदे पाकिस्तान से ले जाएं कि ये मुहाजिरीन की सीटें हैं, तो मुहाजिरीन को उनके ऊपर जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बिलावल की तजवीज थी, लेकिन उसके बाद शटअप कॉल दी गई बिलावल को। बिलावल ने उसके बाद से लेकर अब तक बात ही नहीं की और ना बिलावल इसके बारे में अब तक बोल पाया। अचकज़ई साहब ने काफी आईना दिखाने की कोशिश की है कौमी असेंबली में, उन्होंने जबरदस्त खिताब किया है। महमूद अचकज़ई साहब ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, अब अपनी टून बदलना होगी आपको। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने ऐवान चलाते हुए आइन और कानून का ख्याल नहीं रखा और चाबुक दस्ती से 14 अरकान को असेंबली से फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट लखपत जेल के 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को मजमूई तौर पर 286 साल की कैद सुना दी गई है, यानी इनको 286 साल की कैदें सबको हो गई हैं।
इतनी खौफनाक पाकिस्तान में सूरत हाल है। और बारिन बलोच को भी उम्र कैद जेल दे दी गई है। उनका कहना था कि आइन रोंदने और गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया गया है। महमूद अचकजई ने कहा कि कश्मीरी चीख रहे हैं, इनके पास आटा और बुनियादी जरूरियात नहीं है। इस मामले पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की, मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आसमान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का मजमुआ है। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान क्यों नहीं समझा जाता, यह बात उन्होंने समझाई शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का तर्ज अमल कोई बेहतर नहीं था। उन्होंने कहा देखिए, कश्मीर में दवाइयों की और खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। यह बात कश्मीर में हमें कई दोस्तों ने बताई है कि जनाब अद्वियात और खुराक की तरसील रोकी जा रही। ये तो जिन लोगों ने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था उन्हें आइडिया था कि एहतजाज लंबा चल सकता है, तो अब लगभग 2 हफ्ते होने वाले एहतजाज को, या ऑलमोस्ट हो गए 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से भी बल्कि ज्यादा हो गए, क्योंकि 9 तारीख को इन्होंने एहतजाज शुरू करना था। आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो 23 तारीख है, और ये एहतजाज तो उससे 3 दिन पहले शुरू हो गया था, 6 तारीख से। तो 6 से 23 तक अगर आप आते हैं तो काफी ज्यादा टाइम हो गया। इस एहतजाज को लगभग 17 दिन हो गए, तो 2.5 हफ्ते होने वाले हैं। ये एहतजाज अभी तक चल रहा है आजाद कश्मीर में। तो लोगों ने अपना राशन 1 महीने का, 15 दिन का, किसी ने 2 महीने का, इन्होंने लोगों ने स्टॉक कर लिया था। अब ये हो रहा है कि जिन लोगों ने नहीं किया, बेशतर लोग नहीं भी करते, तो पीछे से सप्लाई रुक गई है। राशन की सप्लाई, खुराक की सप्लाई और अद्वियात की सप्लाई आजाद कश्मीर में रोकी जा रही है। इस मामले का नोटिस सबको लेना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जाके, और जितने यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, जितने आलमी इदारे हैं, उन सबको यह बताना चाहिए कि आजाद कश्मीर में अद्वियात और खुराक की किल्लत पैदा होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने रास्ते रोके हुए हैं और वो चीजें ऊपर नहीं जाने दे रहे। आजाद कश्मीर से लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। यही बात जो है वो महमूद अचकजई साहब ने भी इस बात को उठाया कि वहां पे बुनियादी जरूरियात जो है वो नहीं जाने दे रहे, उनके पास आटा और बुनियादी जरूरियात नहीं है। शहबाज शरीफ से बात की, मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने एक ऑफर कर दिया, बड़ा मजेदार काम किया, और क्यों किया मैं आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए, उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करवा लें। क्या उनमें जादूगरी नहीं हुई, 2 नंबरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? अगर वो हुकूमत जायज है तो ये हुकूमत भी जायज है। तहकीकात का शौक है तो 2018 से करते हैं। बात निकली तो दूर तलक जाएगी। पीटीआई को फौरी तौर पे ये ऑफर वजीर आजम की कबूल करनी चाहिए। देखिए ऑफर करने का मकसद क्या है। एक तो अंसार अब्बासी के जरिए, सुहेल बड़ाइच के जरिए, और कुछ और ऐसे और बहुत सारे सहाफी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जिनके जरिए से इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब धांधली तो 2018 में भी हुई थी और धांधली तो 2024 में भी हो गई, तो क्या फर्क पड़ा, धांधली तो हमेशा ही होती है। ऐसा नहीं है, ऐसी धांधली कभी नहीं होती। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जिसकी हुकूमत बन रही होती है ना, उसके साथ एक हाथ मिला लेती है कि जनाब अब इनके साथ चलना पड़ेगा, लिहाजा इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। अपने 2, 4, 5, 10 बंदे इनके जो होते हैं वो उस हुकूमत को तोहफे में दे देते हैं हर दफा। बस इतना ही होता है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई भी है। अब जरा आ जाए आप 2018 के इलेक्शन में कितनी की धांधली हुई थी, इनको फौरी तौर पर इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है। देखिए 2018 के इलेक्शन में इगवा बराए बयान नहीं हुआ था। 2018 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी नहीं छीने गए थे। आजाद उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में अगर शामिल करवाए गए थे तो 2013 में भी हुए, 2024 में भी हुए, और उससे पहले हमेशा आजाद उम्मीदवार तो सारे, जहां पे जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी होती है आजाद उम्मीदवार उसी पार्टी में आगे शामिल हो जाते हैं। हमेशा यही होता है। कभी कोई ले जाता है, कभी चौधरी निसार बात कर रहे होते हैं, कभी जहांगीर तरीन बात कर रहे होते हैं, कभी मोहसिन नकवी बात कर रहे होते हैं, या साद रफीक बात कर रहे होते हैं, और कभी पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे होते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट से भी वो बात करते हैं जनाब ये आपके घोड़े हैं आजाद, ये हमारे हवाले कर दें। वो अपने घोड़ों को जिताते हैं, इनके हवाले करते हैं, उसके बदले में उनको बहुत छूट मिलती है। तो ये आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करवाना ये कोई जुर्म नहीं है, ये हमेशा होता रहा है, और आजाद उम्मीदवार की ये चॉइस भी होती है। मामला यह है कि आरटीएस बंद होने से पहले और उसके बाद क्या हुआ। ये सरवर बारी साहब की रिपोर्ट है फाफिन की, और वो ये कहती है कि आरटीएस जिसका ये रोला डालते हैं 2018 में, आरटीएस बंद होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा नशिस्तों पे इलेक्शन जीत रही थी। जब आरटीएस वापस खुला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम नशिस्तों पे इलेक्शन जीत रही थी। तो फिर आरटीएस बंद होने का फायदा किसको मिला? वो तो पीएमएलएन को फायदा दिया गया। सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम 20 से ज्यादा नशिस्तें छीन ली गई थी।
वो जगह जहां पे हमने खुद जाके सर्वे किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट में जीत रही थी, वहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरा के पीएमएल-एन के उम्मीदवारों को लाया गया, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी एक आदमी आप अच्छी तरह जानते हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं। एहसन इकबाल का हमने बताया था, वो अपने हल्के में जीत रहा था, 2018 में वो जीता, 2024 में वो हारा, लेकिन दोनों मरतबा उसको एमएनए बनाया गया। इस तरह बेशुमार गुजरावाला की सीटें, सियालकोट की सीटें, वजीराबाद की सीटें, ये वो जगह थी जहां पे शेखुपुरा पे आप आ जाए, यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लाहौर की कुछ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई 2018 के इलेक्शन में। तो सेंट्रल पंजाब से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 से ज्यादा सीटें छीनी गई और कराची में चंद सीटें दे दी गई। इस तरह इमरान खान को बेसाखियां पकड़ाई गई। तो करवाएं इंक्वायरी इसकी। अगर आप देखते हैं ना 2018 के इलेक्शन में जो बात आज शहबाज शरीफ ने की है, इमरान खान ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर 2018 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन की आजादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिससे शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी के लोग भाग गए थे। इमरान खान ने तो असेंबली के फ्लोर पे आके ये कहा था ना कि आप करवा लें तहकीकात, ये सारे